जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने प्रथम वीडियो में हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस विस्तार से समझा और उसके लिए कौन-कौन सी बुक्स चाहिए और यदि ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं हम तो उसके लिए हमने मणिकांत सर के नोट्स आपको बताए थे। आज हम यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखेंगे। जैसे कि यूपीएससी में पहले 2 प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें पास होने के बाद हमें मेंस में बैठने दिया जाता है और अंत में हमारा साक्षात्कार होता है। तो आज हम शुरू से लेके एंडिंग तक विस्तार से उन सभी एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से उनका सिलेबस समझेंगे। पहले तो यूपीएससी मांगती क्या है, यूपीएससी में चाहिए क्या? उसके लिए यदि हम सिलेबस गूगल से डाउनलोड करते हैं तो ये योग्यताएँ होनी चाहिए एक यूपीएससी स्पिरिट में जो यहाँ लिखित है। मानसिक सतर्कता, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्क संगत प्रतिपादन की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी की भी जांच की जा सकती है। यूपीएससी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हम बुक्स रीड करते हैं वो डायरेक्ट वही नहीं आता है सब कुछ। उसमें क्वेश्चन इस तरह आते हैं हमारे आगे कि जिससे हमारे जो गुण हैं, जो हमारे चरित्र है वो उनके सामने प्रकट हो सके। इस तरह यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। साक्षात्कार में प्रतिपरीक्षण की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है। जब मेंस पास करने के बाद जब हमारा साक्षात्कार होता है तो उसमें हमारे नॉलेज की जांच नहीं होती है, इनका कहना है। इसमें हमारे जो चारित्रिक विशेषताएं हमारी उसको समझने का प्रयास किया जाता है। साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो जाती है। हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उसकी जो जांच है वो पहले ही हो जाती है। साक्षात्कार अंत में होता है, पहले हमें प्री पास करना होता है, फिर हमें मेंस पास करना होता है, फिर हमारा क्या आता है, साक्षात्कार आता है। तो जो यदि हमारे अंदर नॉलेज था तो ही तो हम प्री और मेंस पास करके इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं इंटरव्यू में हमारी चारित्रिक विशेषताओं को जाँचने का प्रयास किया जाता है, ना कि हमारे नॉलेज को फोकस किया जाता है। उम्मीदवार से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही हैं, तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई खोजों में भी रुचि लें, जो कि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं। पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। यूपीएससी किसी भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए या इंग्लिश मीडियम भी हो तो कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या फिर 2 साल प्रिपरेशन के लिए लगते हैं। तो इसमें हमें बेस क्लियर करते हुए स्टैंडर्ड तक पहुंचना होता है। हम सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर करते हैं। 6 टू 12 एनसीईआरटी स्टूडेंट पढ़ते हैं अपना बेस क्लियर करने के लिए और फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होते हैं। नोट: उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस खंड में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन करें, क्योंकि कई विषयों के पाठ्यक्रम में समय-समय पर परिवर्तन किए गए हैं। यानी कि समय-समय पर जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब जो प्रारंभिक परीक्षा जो आपको बताई गई है प्री, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकंड एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, यह 200 अंक का होता है और इसे हमें करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। और इसमें जो एससी के लिए कम से कम 84 गई जाती है कट ऑफ कम से कम, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 100 आने पर हमारा प्री क्लियर हो जाता है। आप एससी ले लो, बड़ी एसटी ले लो तो एसटी की थोड़ी सी कम जाती है। तो हम
बेसिक अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, उनकी कट ऑफ इतनी आती है और 94 या 100 तक। जनरल की भी इतनी ही जाती है कि बस 5 और 10 का ही फर्क होता है, अंक ज़्यादा का नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रश्न पत्र का हम सिलेबस देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामयिक घटनाओं का हमें बोध होना चाहिए। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल तीनों स्थितियों पर, तीनों स्तरों पर हमें गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, जो हमारी राजनीति आ जाती है, पॉलिटिकल। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, ये हमारे अर्थव्यवस्था आ जाती है। पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेष आवश्यक नहीं है। इसके लिए नॉर्मल जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फिर दृष्टि की बुक पढ़ते हैं। ये हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र है, ये टॉपिक जो दिया हुआ है। और वैसे साक्षी गर्ग ने एस.के. ओझा की बुक पढ़ी थी, तो हम भी वो पढ़ सकते हैं, प्रकाश वाणी की वो बुक है। और सामान्य विज्ञान आप 6 to 10 कवर कर लें तो आपकी विज्ञान भी कवर हो जाती है। तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला टॉपिक तो हमें दिया हुआ है भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये हमारा करंट अफेयर से कंप्लीट होता है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जे हम 6 to 10 करने के बाद इसमें जो है फर्स्ट प्रश्न पत्र में विश्व इतिहास नहीं आता, इसलिए हमें यदि हम रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत के लिए, सतीश चंद्रा की मध्यकालीन भारत के लिए और बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत के लिए और अपना बेस 6, 7, 8 क्लास से कंप्लीट करते हुए ये बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो लगभग हमारा ये जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये कवर हो जाता है। भारत विश्व का भूगोल, इसके लिए हम 6 to 12 भूगोल कंप्लीट करते हैं। और भारतीय राजतंत्र और शासन के लिए हम जो सारे जो टॉपिक दिए हुए हैं, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, जो यदि हम 6 to 12 पॉलिटिकल करने के बाद अपना बेस मजबूत करने के बाद हम एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे हमारे प्री के साथ साथ मेन भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के लिए मैंने आपको बुक्स बता दी है। एस.के. ओझा की बुक आप पढ़ सकते हैं या फिर दृष्टि की बुक ले सकते हैं, उससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। मैंने पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता की बुक्स एस.के. ओझा की पढ़नी है, ये भी मैंने आपको बताया। और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए हमें 9 to 12 जो NCERT इकोनॉमी है वो पढ़ सकते हैं, और साथ में हम इसके लिए रमेश शर्मा की बुक भी ले सकते हैं। वो इससे हमारा मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और प्री भी कंप्लीट हो जाएगा। सामान्य विज्ञान मैंने आपको बता दिया। और 200 अंक का होता है ये एग्ज़ाम, कम से कम 50% लेने के बाद ये एग्ज़ाम पास होता है और फिर हमें मेंस में बैठने दिया जाता है। आगे आता है प्रश्न पत्र सेकंड, ये भी 2 घंटे का होता है और इसमें भी ये भी 200 अंक का होता है। और ये साधारणतः रीजनिंग और मैथ पर होता है और बौद्धिक क्षमता आदि पर आधारित होता है। इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है ये, इसके जो अंक हैं वो हमारे प्री में काउंट नहीं होते, इसलिए हमें ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसके लिए हमें बेसिक बुक्स जैसे रामविलास मौथुरिया की बुक आती है रीजनिंग की और मैथ की, वो कवर कर ले दोनों तो ये हमारा कवर हो जाता है। पहला टॉपिक इसमें बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, व्यक्तिगत कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं सारे। और फिर आधारभूत संख्यन, ये सारा मैथ का टॉपिक है। 10वीं बेस तक का आता है। 10वीं तक यदि हमने अच्छे से मैथ पढ़ी है तो हमें रामविलास मौथुरिया की बुक वो जो मैथ की है वो समझ आ जाएगी और हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है टिप्पणी फर्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा का पेपर सेकंड हर पेपर होगा
मत की अर्थ होगा हमें सिर्फ पास करना है, जिसके लिए न्यूनतम अर्हत अंक 33% निर्धारित किए गए हैं। तो कम से कम आप 40 या फिर 35-30 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। टिप्पणी संख्या दी हुई है कि प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब क्वेश्चन एबैसिडी होंगे जिसमें हमें चूज करना है। टिप्पणी 3, मूल्यांकन के प्रयोजन से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपरों में शामिल हो। अब यदि वो एक भी एग्ज़ाम में फर्स्ट एग्ज़ाम में शामिल हो गया, वो उसने दे दिया एग्ज़ाम, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम में वो शामिल ही नहीं हुआ, तो वह मेंस के लिए अर्हत नहीं होगा, वह मेंस में नहीं बैठ पाएगा। यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता, तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो दोनों एग्ज़ाम में बैठना कंपलसरी है। प्रधान परीक्षा, अब आगे जो हमारी परीक्षा है वो लिखित रूप में होगी। प्री कंप्लीट हो गया, उसमें 2 ही एग्ज़ाम होते हैं। अब जो मेंस है उसमें हमारे पहले निबंध होगा, उसके बाद हमारा जीएस जो है उसमें हमारा भारतीय समाज आएगा, इतिहास आएगा, विश्व इतिहास आएगा और साथ में बेसिक भूगोल आएगा। सेकंड जो जीएस है उसमें हमारा सारा राजनीति आता है। तीसरे में हमारा आर्थिक भी आता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आता है और साथ में आंतरिक और सुरक्षा भी आता है, आपदा प्रबंधन भी आता है। और 4 आपको पता ही है, वो हमारा है एथिक्स पर निर्धारित। प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं। आपने जितनी बुक्स जो रीड की हैं 1-2 सालों में, जितना आपने प्रिपरेशन करके खुद को तैयार किया है, उसका जो असली जो आपकी जांच होगी वो मेंस एग्जाम में ही होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों फर्स्ट और सेकंड और के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इसका उत्तर दे सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, आपने 6 to 12 बहुत अच्छे से ध्यान से कंप्लीट की हुई है, तो ग्रेजुएशन करने के बाद आपको प्रश्न पत्र इस तरह दिए जाएंगे कि आप इसको पूरा कर सकते हैं, आप एग्जाम पास कर सकते हैं। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में कैरियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों, मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण बनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक और सारणीबद्ध उत्तर दें। आपके चरित्र को पूरी तरह खंगोला जाएगा। इसका अर्थ ये है, इस पैराग्राफ का अर्थ ये है, आपको किताब से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। माना वो क्वेश्चन आप जो आप बुक से नॉलेज लेकर गए उसके आधार पर आप उसका उत्तर लिखोगे, लेकिन आपकी चारित्रिक विशेषताएं भी प्रदर्शित होंगी वहाँ। मेंस एग्जाम ये टॉपिक बोल रहा है। परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम का स्तर मुख्य रूप से ऑनर डिग्री स्तर अर्थात स्नातक डिग्री से ऊपर और स्नातकोत्तर डिग्री से निम्नतर स्तर का है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक डिग्री के स्तर का है। वैकल्पिक विषय जो आप चुनेंगे, जैसे हम हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो इसमें हमारा जो है स्नातक डिग्री या मास्टर डिग्री तक का नॉलेज उसमें कवर होगा। और यदि आप इंजीनियरिंग या फिर चिकित्सा विज्ञान और विधि के मामले में लेते हैं तो फिर आपका जो आपने ग्रेजुएशन जिसमें की है उसी के बेस का वहाँ आएगा। लेकिन यदि आप इतिहास लेते हैं या फिर दूसरे विषय लेते हैं तो उसके लिए आपको मास्टर डिग्री तक का नॉलेज उसमें कवर होगा।
तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। वैसे बेसिक जो बच्चे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी हैं, वो वैकल्पिक इतिहास के लिए वो यदि स्टैंडर्ड जैसे रामचंद्र शर्मा, श्रीचंद्रा और उसकी कंप्लीट करने के बाद मणिकांत सर के नोट्स पढ़ते हैं, तो लगभग उनसे कवर होता है। सिविल सेवा परीक्षा की योजना में सम्मिलित प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पर हर प्रश्न पत्र, यानी आपको अंग्रेजी एग्ज़ाम जो है वो तो इंग्लिश का जो पेपर है वो आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और आप भारत की जैसे कि संविधान में 22 भाषाएं हैं, आप उनमें से कोई भी भाषा ले सकते हैं और उसमें आपको वो एक भाषा आती है, आपका एग्ज़ाम होगा और वो आपको क्वालिफाई करना होगा। ये इसमें दिया गया है। अब जो प्रश्न पत्र आएंगे, एक इंग्लिश का जो आपको पास करना है 300 नंबर का, और एक दूसरा होता है जैसे हमारे उत्तरी भारत के जो लोग हैं, जैसे माने हिंदी में देते हैं सेकंड एग्ज़ाम, तो जैसे दक्षिण भारत के लोग अलग अलग भाषाओं में देते हैं, तो कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं 22 भाषाओं में। इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है। प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा। मतलब जो प्रश्न पत्र जो आएंगे वो कैसे आएंगे? दिए गए गद्यांशों को समझना, हमें गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से क्वेश्चन होंगे और वो हमें अटेंड करने होंगे। फिर हमें पैराग्राफ दिया होगा, हमें उसका सारांश लिखना होगा। सेकंड का अर्थ ये है। शब्द प्रयोग या शब्द भंडार, इसमें वही विलोम, पर्यायवाची ये वगैरह आते हैं। और लघु निबंध आपको पता ही है। भारतीय भाषाएं कोई भी हो वह भी ऐसे ही होगा। इसमें हमें गद्यांश दिया जाएगा और वो हमें करके जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमें करने हैं। और फिर समेशन और फिर शब्द प्रयोग भंडार, लघु निबंध, अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद। जब हम किसी भारतीय भाषा में एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अंग्रेजी से भारतीय भाषा और भारतीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना भी हमें आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, बीच माने 300 नंबर का जो दोनों होते हैं। आगे चलते हैं, 1 मिनट। इसमें हमें क्या करना होता है, अभी कम से कम 100 लेने होते हैं, क्वालिफाई करना है। 300 में से सिर्फ 100 ले लो, काफ़ी है, आप क्वालिफाई हो जाओगे। टिप्पणी फर्स्ट, भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है। इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम में निर्धारण में नहीं गिने जाएंगे। मतलब कि ये आपको ये यूपीएससी आपको देखेगा कि आपको ये भाषाएं आती हैं या नहीं, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे मेंस परीक्षा में। टिप्पणी सेकंड, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी तथा संबंधित भारतीय भाषा में देने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आता है हमारा मेन, जिसके नंबर जुड़ेंगे। अब यहाँ से आपके मेंस जो एग्जाम होता है उसके नंबर जुड़ने शुरू होते हैं ये प्रश्न पत्रों से। पहला प्रश्न होगा हमारा निबंध, हमें निबंध लिखना होगा। इसके लिए सभी बड़े वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, वो दृष्टि की जो आती है बुक वो पढ़ते हैं। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी अब 250 का होगा एग्ज़ाम, तो 250 का पेपर होगा। इसमें लगभग एक ही बुक होती है और वही सभी कवर करते हैं, मैंने आपको बता दिया दृष्टि की। इसमें आपको एक पैराग्राफ 8 होंगे, 8 निबंध दिए जाएंगे, उनमें से आपको 3 घंटे में 2 निबंध करने होंगे। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी 160 या फिर 130 110 तक ले जाते हैं नंबर। तो ये पेपर ऐसा है कि इसमें आप ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। तो इसमें जो है साल भर मेहनत कीजिए, हर हफ्ते में 1-2 निबंध लिखा कीजिए। और किसी भी निबंध को लिखते हुए हमें उसमें जो हमें हमारे खुद का माइंड ही दौड़ाना होता है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे जैसे स्तर लेने होते हैं, जैसे हमें सामाजिक स्तर देखना होता है, आर्थिक राजनीतिक स्तर, प्रशासन और वर्तमान स्तर और अन्वेषण
और कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये कुछ नॉलेज के होते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं भी सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं निबंध की पृष्ठभूमि बनाने के लिए और फिर निबंध का मेन भाग लिखने के लिए। तो ये जब हम आपको निबंध की बुक कंप्लीट करवाएंगे तो उसमें आपको हम इसकी ट्रिक्स भी बताएंगे। फिर हमारा आता है प्रश्न पत्र सेकंड। इसमें आपका भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास एवं भूगोल और समाज। इसमें भारतीय इतिहास आएगा, भारतीय संस्कृति आएगी, विश्व का इतिहास आएगा तथा भूगोल आएगा और साथ में भारतीय समाज आएगा। भारतीय समाज के लिए आपको राम आहूजा की बुक पढ़नी है जो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। विश्व इतिहास के लिए आपको 9 और 10 बेस क्लियर करना है और फिर आपको मणिकांत सर के नोट्स करने हैं जो कि हम आपको कराएंगे। भूगोल के लिए भी हम आपको 6 to 12 बुक्स करवाएंगे और भारतीय विरासत और संस्कृति के लिए जो हम पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड 1 की बुक है वो भी हम आपको कराएंगे। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप अब कला अलग अलग तरह की होती है। चित्रकला भी होती है, स्थापत्य कला भी होती है, ठीक है, संगीत कला भी होती है, नृत्य कला भी होती है, शिल्प, ठीक है। तो ये कला के रूप सारे हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के हमें क्या करने हैं, सारे कला के रूप विस्तार से करने हैं, 360 डिग्री कवर करने हैं, साहित्य कवर करना है, वास्तुकला के मुख्य पहलू आदि शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर 1750 की बात हो रही है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट होगा। अब आपको ये पेपर कंप्लीट करने के लिए 1750 से लेकर आधुनिक भारत तक की घटनाएं कवर करनी है, यानी प्राचीन इतिहास कंप्लीट नहीं करना है। लेकिन प्राचीन इतिहास के जो ऊपर दिया हुआ है स्थापत्य कला और ये, इसमें आपको प्राचीन भारत करना पड़ेगा, ठीक है। 1750 से लेकर आधुनिक भारत तक की महत्वपूर्ण घटनाएं करनी है, व्यक्तित्व करने हैं और विषय करने हैं। व्यक्तित्व का मतलब है कि जो हमारे राष्ट्रवादी नेता हुए जैसे, तो उनके व्यक्तित्व वो कवर करने हैं। मैंने आपको बोला, मैंने इस बिंदु के हिसाब से बोला है आपको, लेकिन आपको प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत सारा और विश्व इतिहास तक भी कवर करना है। आगे स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था 1857, तो ये है स्वतंत्रता संग्राम। इसके विभिन्न चरण करने हैं। देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान ये करना है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ ये करना है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं करनी है। 1700 से लेकर 1800 तक की सारी घटनाएं करनी है विश्व के इतिहास में, तथा औद्योगिक यथा मतलब इसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे 1700 से लेकर 1800 के बीच में एक सदी में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। यथा औद्योगिक क्रांति आ जाएगी, विश्व युद्ध आ जाएगा, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं करनी है, जो मैंने आपको राम आहूजा की बुक जो बताई है उसमें जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता करना है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय, ये सब राम आहूजा में कंप्लीट होते हैं बुक में। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये भी टॉपिक उसमें कंप्लीट होता है। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, जहां से हमारा भूगोल चालू होता है, भौतिक भूगोल चालू होता है, ठीक है। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, मतलब ये आर्थिक भूगोल की बात हो रही है, वो भौतिक भूगोल की बात हुई थी। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। पहले भौतिक भूगोल की बात होगी, सेकंड जो बिंदु है उसमें हमारे
आर्थिक भूगोल की बात हुई है। थर्ड है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। प्राकृतिक प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये 3 टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न पत्र है, ये पूरा हमारा राजनीति पर आधारित है। आप 6 to 12 कर लीजिए और फिर एम लक्ष्मीकांत कर लीजिए, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली कैसी थी, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो मेन टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए आपको एक अलग बुक पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि आप खरीद सकते हैं, 2-3 बुक्स आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, आप वो खरीद सकते हैं। एक तो आपको राजनीति कंप्लीट करनी है, वो आपको 6 to 12 और एम लक्ष्मीकांत से होगी, और एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अलग बुक पढ़नी होगी आपको। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, मतलब कि भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, उसका आधार, उसका विकास, उसकी विशेषताएं, उसमें संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ओके। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। संघ एवं राज्य, संघ मतलब की जो यूनियन होती है, राज्यों के अलग अलग कार्य और उनके उत्तरदायित्व। ठीक है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां क्या क्या है, ये कंप्लीट करनी है। संघ, भारत क्या है, एक संघीय है ना, तो भारत संघीय जो राज्य है भारतीय है, तो यहाँ पर अलग अलग विषय एवं चुनौतियां क्या है। स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण, मतलब कि स्थानीय जो जिसे पंचायती राज कहते हैं, जैसे गांधी जी का स्वप्न था, तो उनकी शक्तियां क्या दी गई है। अब आपको पता होगा कि ये हमारे संविधान में इंक्लूड नहीं था, ये बाद में संविधान संशोधन हुआ था 73वां और 74वां 1992 का जो है, तब से यह क्या हुआ है, हमारे स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ है। तो उनकी शक्तियां क्या क्या उन्हें दी गई हैं, उन पर वित्त, मतलब कि पैसा कहाँ से आता है, वित्त का हस्तांतरण कैसे होता है, राज्य से होता है, राज्य की संचित निधि से होता है, या फिर भारतीय निधि से होता है, और उसकी चुनौतियां, यह कंप्लीट करना है। उसके बाद विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, आपको पता ही होगा, 3 है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच में शक्तियों का पृथक्करण। विवाद निवारण तंत्र कैसा है हमारा, एवं संस्थान कौन कौन से हैं। अब इन तीनों में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिए विवाद निर्माण तंत्र हमारा किस तरह का है और संस्थान कौन से हैं। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना कीजिए। भारतीय जब संवैधानिक योजना की जा रही थी तो उनमें हमारे देश ने, आपको पता होगा कि लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने, और लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए थे, और हिसाब था खर्चा, तो आपको पता होगा, और लगभग बहुत सारी बैठकें भी हुई थी। तो हमारा संविधान इतने देशों के संविधान पढ़कर और उनका सार निकाल कर लिखा गया है। तो यही बात जहाँ बोल रही है, भारतीय संवैधानिक योजना के अन्य देशों के साथ तुलना। संसद और राज्य विधायिका, संसद जो पूरे इंडिया को संभालती है, और राज्य मतलब के अलग अलग राज्य की विधायिका, इसकी संरचना, इसके कार्य क्या क्या हैं, इनका कार्य संचालन कैसे होता है, इनकी शक्तियाँ क्या है, इनके विशेषाधिकार क्या हैं, तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं, और यदि इनसे कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उनके लिए जो विवाद निवारण जो तंत्र है वो कैसा है। इसमें ये कंप्लीट होता है। मतलब आपको संसद के बारे में पढ़ना है, उसके कार्य, उसकी संरचना, उसकी शक्तियाँ, उसके विशेषाधिकार, उससे तुम्हें जो विषय है वो, उसके विवाद निपटान तंत्र कैसा है, ये कंप्लीट करना है। और भारतीय विधायिका से नीचे आपको राज्य विधायिका पढ़ना है, और उसकी संरचना पढ़ना है, उसके कार्य पढ़ना है, उसका कार्य संचालन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके विशेषाधिकार क्या है, और इससे उत्पन्न विषय कौन से, ये कवर करना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना पढ़नी है। अब आपको कार्यपालिका, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं, कार्यपालिका मेन यही होती है, विधायिका में से होती है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा होती है। लोकसभा यानी जनता का जो दल होता है, प्रत्यक्ष लोक जनता का दल होता है, और जो हमारी राज्यसभा होती है वो क्या होती है,
उसमें शिक्षित वर्ग ज़्यादा होता है। तो कार्यपालिका क्या होती है, जो चुना हुआ, जो देश से चुने हुए जो व्यक्ति, जो नेता गए हैं, वो बनाते हैं आगे जाकर कार्यपालिका। और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और इस तरह मंत्रिपरिषद बनती है। और मंत्रिपरिषद जो है वही लगभग कार्यपालिका होती है, वही कार्यपालिका होती है। उसमें भी मंत्रिमंडल होता है जो कि 15-20 नेताओं का होता है, और उसे अलग-अलग विभागों का कार्यभार, जैसे जल विभाग, कृषि विभाग आदि का ये सौंप दिया जाता है। ठीक है? ये होती है कार्यपालिका। न्यायपालिका तो आपको पता ही, ये अलग ही है। इन दोनों की संरचना पढ़नी है, इनका संगठन पढ़ना है, इनके कार्य पढ़ने हैं कौन-कौन से हैं। सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक, अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, इसको क्या करना है, कवर करना है। ये सारा आपका जब आप 6 to 12 कर लेंगे और उसके बाद एम लक्ष्मी का पर पहुंचेंगे, और जब आप सिलेबस को मिलाएंगे उनके साथ, तो आपका कंप्लीट होता रहेगा। आगे है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। ये पूरा चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा आपका वहीं पर। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न जो संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां क्या क्या हैं, कार्य क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या है। आपको भाग ही मिल जाएगा एम लक्ष्मीकांत में, अलग अलग निकायों के अलग भाग ही है। आपको वहां पर ये सब कंप्लीट हो रहे हैं। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारणों उत्पन्न विषय। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, समय सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, ये कंप्लीट करना है। इसके आगे केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या चलाई गई हैं, और अब तक का उनका क्या महत्व रहा है, और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन और इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, ये कंप्लीट करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, गरीबी और भूख से संबंधित विषय कंप्लीट करने हैं। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता कितनी है, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय। जब आप, मैंने जो आपको बुक्स बताई, आप कंप्लीट करते जाओगे तो ये टॉपिक्स जो आपके हैं ये कंप्लीट होते जाएंगे। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका करनी है, ये एक बड़ा टॉपिक हमारा एथिक्स में ही आ जाता है, तो ये वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। भारत में इसके प्रोसेस, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बुक है, ये आपको लानी पड़ेगी, मैंने आपको बताया है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां, तो सारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक है। राजनीति पर प्रभाव, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, मंच और उनके संरचना अधिदेश, जो आपको कंप्लीट करना है। इसकी बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, वो आपको करनी है, और उससे आगे आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसी को बार बार रीड करना है, 6 to 12, फिर एम लक्ष्मीकांत, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो अलग बुक है वो, और उसके उन बुक्स को पूरा करने के साथ साथ आपको वो जो बुक्स हैं उनका सिलेबस, इस सिलेबस के साथ मिलान करना है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। और जब आप प्रश्न पत्र, ओल्ड जो प्रश्न पत्र है वो देखेंगे, तो आपका सच में कंप्लीट हुआ होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आगे है, अगला पेपर है, इसमें आपको जीएस पेपर 3 है, सामान्य अध्ययन पेपर 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। इसके लिए आपको सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए अशोक की बुक लानी होगी। जैव विविधता, पर्यावरण के लिए मैंने आपको एसके ओझा की बुक बता दी है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। प्रकाशवाणी की आती है, जहाँ फिर आप दृष्टि की बुक कर सकते हैं। और आर्थिक विकास के लिए आप 9 to 12 अर्थव्यवस्था कंप्लीट करने के बाद आप रमेश सिंह की बुक है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रौद्योगिकी के लिए भी आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि की पतली सी बुक आती है, वो आप कर सकते हैं। तो इतने बुक से आपका ये पेपर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों के जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ये सारा अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपके रमेश सिंह बुक में कंप्लीट हो जाएंगे। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट जो आता है वो हमें अलग से तैयार करना है। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न कैसा है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई विकास प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी। ठीक है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित जो एमएसपी जो अभी इतना बड़ा जो रोड़ा पड़ा खड़ा है उसकी बात हो रही है। विषय जन वितरण, मतलब कि जो हमें जहाँ दी जाती है, जो हमें डिपो पर कणक मिलती है उसके बारे में बात हो रही है। जन वितरण प्रणाली। ठीक है। और इसके उद्देश्य, इसके कार्य, इसकी सीमाएं, इसके सुधार। बफर स्टॉक जो कि सरकार इकट्ठा करके रखती है तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, जैसे आजकल मिलावटी बहुत हो रही है, साथ में बहुत सारा जो अनाज है वो सड़ जाता है पड़ा पड़ा ही, तो उसके बारे में। प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, जो हमारी मिलावट होती है ना, उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। इसके कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि। आगे है भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश मॉडल। जहाँ तक आपका अर्थव्यवस्था है 9 to 12 कंप्लीट करने के बाद आपको रमेश सिंह की बुक कंप्लीट करनी है। अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसके लिए मैंने आपको दृष्टि की बुक बता दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या आती है वो आप ले आए, बस वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां क्या है, देशिज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। ये सारा आपका वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बस जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुक है उस पर यही 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये आपको वहाँ कंप्लीट करना है। इसके बाद आप आता है एस के ओझा बुक है जो है, वहाँ से आपका शिव कुमार जो की बुक है, शिव कुमार ओझा की बुक है, वहाँ से ये कंप्लीट होगा। ये पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में टॉपिक्स हैं। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती। ये हमारे आपदा प्रबंधन के बारे में आ रही है। आपदा प्रबंधन और सुरक्षा, ये टॉपिक आ रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क जो साइबर हमले होते हैं के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां जो दी जाती हैं वो, जैसे कि आपको पता होगा कि जो अमेरिका में जो जब ट्रंप ने जब इलेक्शन जीता था तो जो उनके जो एंटी थी वो एक लेडी खड़ी हुई थी, लेडीज। तो क्या हुआ था कि ये उनका डाटा जो था ना, उन्होंने सारा संचार नेटवर्किंग के माध्यम से ही बहुत बड़ा घपला कर दिया था वोटिंग में ही। तो इससे ट्रंप की विजय हुई थी। तो मतलब कि संचार का जो उपयोग है वो नेट जो हमारे डाटा है या संचार जो नेटवर्क का उपयोग है वो किसी भी देश के चुनावों को प्रभावित करने तक में भी किया जा सकता है। तो यही बात हो रही है अभी संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, और जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं ये क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन, मतलब की जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो हमारा धन को सफेद करने की बात जो है वही हो रही है। ये टॉपिक आपको राम आहूजा में भी मिलेगा बुक में। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। जो आपका जो बुक मैंने आपको बताई है वो आप लाएंगे जब तो आपदा प्रबंधन की, वहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अशोक की बुक है वो।
विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। जो हमारा अंत में होता है एग्जाम सामान्य अध्ययन जहाँ जीएस पेपर 4 वो होता है एथिक्स। तो इसके लिए आपको बेसिक 11th और 12th की जो मनोविज्ञान की बुक है वो पढ़नी है और इसके बाद आपको पढ़नी है लेक्सिकन बुक आती है वो कंप्लीट करनी है। और इसमें ज़्यादातर आपका खुद का ही चरित्र इसमें वो पूछेंगे और आपको खुद के जो आपकी चारित्रिक विशेषताएं उसी के आधार पर आपको वो क्वेश्चन जो है वो हल करने होंगे। तो इसके लिए आपकी बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। ये टॉपिक ज़्यादा बुक्स से नहीं होता है, ये टॉपिक आपके माइंड पर ही आधारित होता है कि आपकी सोच किस तरह की है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड की बात हो रही है तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे और इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन जैसे केस स्टडीज हो सकती हैं का माध्यम भी चुना जा सकता है और इस रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर। देखो केस स्टडीज जो है ना ये आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसमें जो केस स्टडी जो है ना ये बहुत बड़ा रोल निभाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने में। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आप निबंध अपना अच्छे से सुधार लीजिए, अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से संभाल लीजिए और एथिक्स जो पेपर 4 है जीएस उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। लगभग आपका एग्जाम निकल जाएगा, वो भी फर्स्ट टाइम में निकल जाएगा यदि आपने लगन से स्टडी की हुई। तो आगे हम इसका फर्स्ट में देखते हैं नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। जैसे जहाँ टॉपिक दिए हुए हैं वैसे के वैसे ही लेक्सिकन में टॉपिक दिए हुए हैं, आपको वहाँ वैसे ही कंप्लीट करने हैं। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों में शिक्षा। जैसे गांधी जी के रूल क्या थे, स्वामी विवेकानंद जी के रूल क्या थे, उनके उनकी शिक्षा और उनके मूल्य क्या थे, ये इसमें कवर हो रहा है। और मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, जैसे कि जो हम सत्यनिष्ठा से चलना है, सच्चाई पर चलना है, देश के लिए कुछ कर दिखाना है, राष्ट्रवादी भावना जो हमारे अंदर पनपती है, सच्चाई पर जो सत्य के पथ पर चलने के लिए अग्रसर करने में हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका की बात हो रही है। अभिवृत्ति इसका सारांश, इसकी संरचना, इसकी वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिक्षेप में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ये सारा चैप्टर दिया हुआ है लेक्सिकन में अभिवृत्ति पर यानी एटीट्यूड पर, तो उसके बारे में सारा टॉपिक है। आगे है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव। मतलब कि जो हम लोक सेवा में हम जा रहे हैं तो हम समर्पित हैं, हम अपने देश के लिए समर्पित हैं। हम जब हम द्वंद्व में फंसते हैं किसी समस्या में या किसी विवाद में, तो दोनों पक्षों का कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, इस तरह का निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना आदि। भावात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, ये सारा इसमें चैप्टर दिए हुए अलग, उसमें आकर कंप्लीट हो जाएगा। स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, मतलब जैसे कोई नेता जो है किसी सिविल सर्वेंट पर क्या डाल रहा है, वो दबाव डाल रहा है कि आप ये काम कीजिए कीजिए कीजिए, वो धक्के से काम करवाने की कोशिश कर रहा है। तो इस द्वंद्व में जो सिविल सेवक है वो क्या करे, यह नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं की बात हो रही है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय तथा अंतरात्मा। ठीक है, हमारी अंतरात्मा भी काम करती है निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में। और जो नियम है, जो ऑटोमेटिकली नियम है, वो भी काम आते हैं। और अगर नैतिक मार्गदर्शन के जो स्रोत के रूप में विधि है, वो भी हमें इन द्वंद्वों से निकलने में सहायता करती है।
शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्य का दृढ़ीकरण कैसे होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था मतलब कि फंडिंग में नैतिक मुद्दे आदि। आगे है शासन व्यवस्था में ईमानदारी लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है। हमारे पीछे से चले आ रहे हैं ना, हमारे मौलिक मूल्य, हमारे मौलिक यानी कि हमारे नैतिक मूल्य। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति पर का आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां आदि। उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडीज भी हो सकता है। तो इन विषयों पर आपको केस स्टडी भी करनी है। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे जो है ना ये वैकल्पिक विषय के आपको बताए गए हैं। मैंने आपको इतिहास का सिलेबस एक अलग वीडियो में विस्तार से बताया गया है, लगभग 1 घंटे में। अब वहाँ से हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम लोग। तो इतना ही होता है, इतने एग्ज़ाम होते हैं। पहले हमें पास करने होते हैं जो हमारे मेंस के होते हैं, प्री के होते हैं, और फिर हमें मेंस पास करना होता है। तो लिखित रूप में मेंस होता है और वैकल्पिक मतलब कि अवैध रूप में क्या होता है हमारा प्री होता है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है। आज का टॉपिक था हमारा यूपीएससी फुल सिलेबस एनालिसिस, जो कि हमने आपको बहुत ही विस्तार से बुक्स आपको कौन कौन सी करनी है, कैसे कवर करना है, कितना टाइम लगेगा, आपको कितना हौसला आपको रखना है, कैसे हम भी आपके जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम कोई आपसे कोई यूट्यूब पर फेमस होने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमें खुद आर्थिक स्थिति से कमज़ोर स्थिति से निकले हुए स्टूडेंट हैं हम, इसलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि जो खुद इन एग्ज़ाम जो ये एग्ज़ाम देता है उसे खुद जितना नॉलेज होता है, यदि वो खुद दूसरे को नॉलेज देता है तो इससे वो जो हम सामने वाला जो है वो जल्दी उसको कैच कर सकता है और उसको कवर कर सकता है। तो अब वर्तमान में देखते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सामग्री भी उपलब्ध लगभग हो चुकी है। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। कोई भाषा का फ़र्क नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, कोई भाषा का फ़र्क नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। माध्यम कोई भी हो, आपका माइंड पर आधारित है कि आप उसे क्रैक करने में लगन से मेहनत करते हैं या नहीं। तो आशा है कि हमारा जो प्रयास आपको पसंद आया है। कृपया करके मेहनत करें, एक अच्छे सिविल सेवक बने और राष्ट्र हित में, देश के हित में कुछ अच्छा करके दिखाएं। इन छोटी सी उम्र में यदि आप लगभग 25 ईयर तक उम्र होती है कामयाबी की, इसके बाद हमारी बहुत सारी पारिवारिक समस्याएं भी आने लगती हैं। तो इसलिए जो इस वक्त को है, इस वक्त को संभाल कर चलिए, सोच कर चलिए और लगे रहिए मेहनत में। 2-3 साल की मेहनत आपको पूरी ज़िंदगी के लिए सक्सेसफुल बना देगी। आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, और यदि आपने ये समा गवा दिया तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी में शायद कोई काम धंधा भी बहुत मुश्किल से मिल पाए, क्योंकि बेरोज़गारी भारत में पहले ही बहुत है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छे सिविल सेवक बनकर भारत की गरीबी हटाने में, भारत में जो बेरोज़गार जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनको अच्छी शिक्षा अभी भी इतनी उच्च स्तर की शिक्षा नहीं प्रोवाइड हो पा रही है। भारतीय समाज की अभी भी अनेक समस्याएँ हैं, भारतीय शासन तंत्र में अभी भी अनेक ढील है, न्यायिक तंत्र में तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा ढील है। तो एक अच्छे सिविल सेवक बनते हुए इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के हित में, देश के हित में कुछ करके दिखाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।